दर्शकबिन डेली नेपाल तिनजुरी अनलाइन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकमा स्वागत छ। म खेमराज देवान। आज म काठमाडौँको लगन भन्ने ठाउँमा आएको छु, जहाँ हाम्रो पाकिस्तानमा बेचिएको चेलीको जुन भिडियो हामीले सार्वजनिक गरेका थियौँ, उहाँलाई लिएर आज हामी यहाँ आएका छौँ। यो अन्तिम भिडियो हुनेछ उहाँको, किनकि उहाँ पाकिस्तान जाँदै हुनुहुन्छ। किन जाँदै हुनुहुन्छ, के कारणले जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले अगाडिको भिडियोमा पनि भनेको छु र यो विषयमा म उहाँलाई पनि खुद सोध्न चाहन्छु। र हाम्रो बेचिएको चेली विगत 40-50 वर्ष अगाडि बेचिएको चेली, उहाँले आफ्नो परिवार भेटिसक्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो बाउ दिदी जस उहाँको आमा नभए पनि उहाँको बाँकी परिवारलाई उहाँले भेट्नु भएको छ। एकदमै खुसी हुनुभएको छ र हामीलाई पनि एकदमै खुसी लागेको छ कि हामीले उहाँको परिवारसँग भेटाइदियौँ र उहाँको परिवारसँग भेटेर उहाँ एकदमै खुसी हुनुभयो। यसैमा म पनि धेरै खुसी छु र योभन्दा अगाडि हामीले उहाँको घर परिवारलाई भेटाउनको लागि जुन एड्रेसको खाँचो थियो, जुन ठेगानासम्म पुग्नको लागि हामीलाई खाँचो थियो, त्यतिखेर एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेका थियौँ। त्यतिखेर धेरैभन्दा धेरै दर्शक, धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले हामीलाई कमेन्ट मार्फत फोन गरेर पनि हामीलाई त्यो ठाउँको जानकारी दिनुभएको थियो। त्यसको लागि सम्पूर्ण म व्यक्तिगत तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो सम्पूर्ण होल युनिटको तर्फबाट पनि हजुरहरूलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति भन्दै फेरि यसै विषयमा म उहाँहरूसँग छोटो अन्तर्वार्ता लिन गइरहेको छु। यहाँ हुनुहुन्छ एकजना बुवा हुनुहुन्छ, बुवालाई म नमस्ते गर्न चाहेँ। बुवा नमस्ते। नमस्कार। बुवा, हजुरको नाम? नाम हजुर हजुर रत्नबहादुर श्रेष्ठ। हजुरको के पर्नुहुन्छ उहाँ दिदी? जेठी सासू। जेठी सासू पर्नुहुन्छ है? तपाईँलाई थाहा थियो मेरो जेठी सासू छ भन्ने कुरा? अहिले थाहा त छैन। हजुर, जस अहिले चाहिँ थाहा भयो होइन? जस्तो तपाईँको जेठी सासूलाई बेचेको 8 वर्षमै हो होइन? उहाँले नेपाली पनि बोल्न जान्नुहुन्न। तपाईँलाई थाहा थियो उहाँ बेचेको हो भन्ने कुरा? छैन, थाहा थिएन नि है? थाहा छैन। जस्तो कहिले 11 वर्ष भन्छ, कहिले 8 वर्ष भन्छ। त्यहाँ अस्ति 11 वर्ष भनेको थियो र एक्ज्याक्टली उहाँलाई चाहिँ 8 वर्षको हुँदाखेरि 11 वर्ष चाहिँ अर्को जुन माइली कान्छी उहाँ हुनुहुन्छ, फुपूको दिदी हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ बेचिएको होइन? अब उहाँ चाहिँ लगभग 40 वर्ष पछाडि घर आउनुभयो होइन? कति 42 भनेपछि जस 50 वर्ष पछाडि 8 वर्षको हुँदा बेचिनु भयो होइन? उहाँ चाहिँ 50 वर्षको उमेरमा नेपाल आइदिनु भयो। जस खुसी हुनुहुन्छ? एकदम खुसी। ठिक छ, म यहाँ एकजना दिदीसँग जोड्न चाहेँ। दिदी नमस्ते। नमस्ते। हजुर, उहाँको के पर्नुहुन्छ? म बुहारी। बुहारी है? तपाईँलाई थाहा थियो तपाईँको चाहिँ जेठानी पर्नु भएन? तपाईँको आमाजु दिदी, तपाईँको आमाजु दिदी चाहिँ कुन ठाउँमा छ होला अथवा छ छैन भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहा थियो कि थिएन होला? अब यत्रो वर्ष भइसक्यो, अब छ छैन भन्दा पनि अब हराउनु भएको, अब एक दिन त आउनुहुन्छ कि होइन? अब देखेको छैन भन्नलाई पनि अब हुनुहुन्छ होला भन्ने अब लागेको थियो आश त। उहाँ आइसके पछाडि खुसी चाहिँ हुनुहुन्छ? खुसी त धेरै नै, कति हो कति नै खुसी छौँ, एकदमै खुसी छु। सुरुमा कसरी चाहिँ उहाँ चाहिँ मेरो आमाजी दिदी हो भनेर कुरा चाहिँ थाहा भयो चाहिँ? यहाँ दिदी आइसकेपछि मलाई चाहिँ गाउँबाट फोन गर्नुभयो नि त। दिदी अब सिधै घर जानुभएछ, अनि फोन गर्नुभयो उहाँ गाउँबाट दिदीहरूले, अनि जेठानी दिदीहरूले फोन गरेपछि यसरी आमाजु तिम्रो हेर हराएको आउनुभयो भनेर फोन गरेपछि थाहा भएको। ठिकै छ, म एकजना यहाँ दिदी हुनुहुन्छ, म दिदीसँग जोड्न चाहेँ। दिदी नमस्ते। नमस्ते बाबु। तपाईँको नाम के हो अनि के पर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ? मेरो दिदी हो है? जस्तो तपाईँको दिदी हुनुहुन्छ नि, तपाईँको दिदी बहिनी सानोमा हुँदाखेरि दिदीसँग खेलेको यादहरू छ तपाईँलाई? छैन, त्यति छैन। धेरै सानो थिएँ म चाहिँ, अनि दिदी चाहिँ चञ्चले थियो, अनि दिदी एक दिन पनि घरमा बसिन्थेन, यताउता धेरै जस्तो फुपूकै घरमा बसिरहने, अनि त्यतैबाट हरायो। अनि दिदी यसरी हरायो भने अब त्यतिखेर मिडिया ऊ पनि थिएन होइन? त्यति भए भयो सायद दिदी यत्रो वर्ष हराउने थिएन होला। अनि अब अहिले मिडिया मार्फत मेरो दिदीलाई भेट्यो। मिडियाहरूलाई सब सहयोग गर्नेहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो तर्फबाट। अब तपाईँको दिदी त फर्किँदै हुनुहुन्छ नि त होइन पाकिस्तानतिर? अनि अब दिदी त जानै पर्छ, उहाँको परिवार छ, भए पनि आउन जान। अब हाम्रो पनि दिदी रहेछ भनेर धेरै खुसी आशाको लिएर अहिले खुसीमै दिदीलाई पठाउँछ हामी।
पछि फेरि आउनुहुन्छ अथवा हामी जान सक्छौँ त्यो ठाउँमा। अब दिदी छ रहेछ भनेर हामीलाई एकदम निर्धक्क ढुक्क खुसी छौँ। त्यसो अब आउनु जानुहुन्छ आउनु जानुहुन्छ अब रहेछ हाम्रो दिदी भनेर हामी धेरै खुसी छौँ। ल हाम्रो यहाँ पाकिस्तानबाट आउनुभएको चेली हुनुहुन्छ, दिदी हुनुहुन्छ, उहाँले नेपाली बोल्न जान्नुहुन्न। यो कुरा चाहिँ सबैहरूलाई थाहा भइसक्यो होला, हामीले धेरै अपडेटहरू पनि दिइसकेका थियौँ। म उहाँसँग जोड्न चाहन्छु। दिदी नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? दीदी जैसे आपका बहन है ना, जैसे छोटी उम्र में आपको कुछ मालूम है कि आपका बहन से कभी खेला हूँ या कभी किधर घुमा हूँ, कुछ यादें हैं क्या? कभी बहन को मैंने आपने कभी खिलाया है या तो आपने बहन के साथ घूमने गया है या डांटा है, कुछ याद है? बहन के साथ तो मैं कभी घूमने तो नहीं गई हूँ, मार इसको बहुत पड़ी है। कैसे मार पड़ी है? ये कहते थे कि मुझे कहीं जाओ नहीं, अम्मी की बात मानो। तो इसको मैं पीट के फिर भी चली जाती थी। और उसके बाद खेली तो नहीं हूँ मैं इसके साथ। अभी आप पाकिस्तान वापस जा रहे हो, ठीक है? ये मेरे साथ आपका लास्ट इंटरव्यू है। मुझे भी बहुत दुख हो रहा है कि मेरा दिल कर रहा है कि आप लोगों को एयरपोर्ट तक छोड़ूं और अच्छी तरह से आप लोग को विदाई करूं। ये मेरा इच्छाएं था। इसीलिए मैं भी इतना दूर से आया हूं, जो तेरथू में मेरा घर, उधर से आया हूं। लेकिन अब ये लॉकडाउन की वजह से मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं एयरपोर्ट तक आप लोग को छोड़ नहीं सकता हूँ। अभी मुझे काठमांडू से मुझे भागना है। तो इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। ठीक है, फिर भी आप पाकिस्तान तो जा रहे हो। आप पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? बहुत सारा लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? पाकिस्तान इसलिए जा रही हूँ कि मेरी फैमिली है पूरी, मेरे बच्चे हैं, चार बच्चे हैं मेरे फैमिली, मेरे शोहर है, मेरा घर है। पाकिस्तान तो मुझे लाजमी जाना है। यहाँ मेरे मायके यानी बेटी गई है ससुराल, है ना, मायके से अब ससुराल जा रही है। तो मुझे पाकिस्तान तो लाजमी जाना है, वहाँ तो मेरे बच्चे हैं। आप यहाँ के लोगों ने इतना प्यार दिया, दिल तो नहीं कर रहे जाने की, लेकिन फिर भी जाना तो है। आप फिर कब नेपाल आओगे? देखो अब नसीब की बात है, वो जब अल्लाह चाहे। क्या पता 6 महीने में आ जाऊँ, क्या पता 4 साल में आऊँ, पता नहीं है, ये तो कोई कंफर्म। आप नेपाल आए हो तो उस टाइम पे क्या फीलिंग था? अभी जा रहे हो तो क्या फीलिंग है? आई थी तो एक ही उम्मीद लेके आई थी कि अपनों से पता नहीं मिल सकूं या नहीं सकूं ना। अब जब मिली हूँ, जब पाकिस्तान नेपाल में एंट्री हुई थी तो मेरे आंखों से आंसू आ गई थी ना। इतना साल के बाद मैं उम्मीद नहीं था कि मैं नेपाल आ भी सकूँ ना कभी। बस अचानक जैसे मैं एयरपोर्ट से जहाज़ से उतरी ना, मैं एकदम से आंसू आ गए। तो ये कह रहा क्या हुआ? मैंने बोला नहीं कुछ नहीं हुआ। तो खुशी बहुत थी ना, लेकिन ये कि उम्मीद में पता नहीं चल रहा था कि मिलूंगी या नहीं मिलूंगी। लेकिन आप लोगों की इतनी मदद मुझे मिली कि मैं पहुंच सकी अपनों के पास ना। आप लोगों ने इतना हेल्प किया ये वो, तो मैं अपनों के पास में पहुंच सकी। अपनों के साथ बहुत खुश हूँ। जितने भी दिन गुजरी बहुत अच्छा गुजरी। अब वो बस दिल तो नहीं चाह रहा है वापस जाऊँ, लेकिन मैं जहाँ वो जन्मदाता बन रहा है ना, मुझे उन्होंने ये राय पूछा था मुझे कि अगर आप यहाँ बैठना चाहती हो तो हम लोग आपका यानी कि बनाएंगे ना वो ऐसे जैसे आप अभी पाकिस्तान में शादी करके गए हो तो उन्होंने ज़रूर पूछा होगा अगर आप नेपाल बैठना चाहती हो तो आपको नागरिकता देगा। हाँ, सिटीजनशिप आपको मिलेगा और आप, लेकिन आपको पाकिस्तान छोड़ना होगा। हाँ, पाकिस्तान छोड़ना होगा ना। तो अगर आप यहाँ बैठना चाहती हो तो आपका नागरिकता हम बना के देंगे, लेकिन एक बंदे का 2 नागरिकता नहीं होता है, 2 देश के लिए दो नहीं होता है ना। आपका उधर का बना हुआ है। तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं बनाती ना, मैं पाकिस्तान में रहूँगी क्योंकि मेरे बच्चे मेरी फैमिली है वहाँ। मैं यहाँ आऊँगी जाऊँगी, लेकिन मैं नहीं यानी कि रह सकूँगी यहाँ, बस आऊँगी। उसके बाद उन्होंने क्या कहा?
बस उन्होंने फिर यही कहा कि बस आपका फिर जन्मदाता बना देंगे। हाँ बर्थ सर्टिफिकेट बना देंगे। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि आपको आने का जाने का क्या होगा नहीं होगा? बोला आप जन्मदाता ये दिखाएंगे ना, किसी भी एयरपोर्ट में आपको तकलीफ नहीं होगा आने जाने में, आप आ जा सकती हो यानी कि नेपाल। पहले परेशानी उठाया ना आपने, अब नहीं होगा आपके लिए परेशानी। पहले भी इतना तो बस खास तो नहीं था परेशानी, लेकिन जिस एयरपोर्ट में हम लोग गए थे उनका तो फर्ज है ना कि पूछताछ तो लाजमी करेंगे, वो तो अपनी ड्यूटी निभाएंगे ना। लेकिन इतना पूछा, लेकिन इतना उनको मैंने हकीकत अपना बताया तो उनकी इतना मेहरबानी कि उन्होंने यकीन करके मुझे यहाँ तक छोड़ा। अगर ना छोड़ते तो हम कुछ नहीं कर सकते उनके साथ, लेकिन उन्होंने छोड़ा। उनकी मेहरबानी है मेरे यहाँ तक पहुँचा। चलो आप लोग जाओ, ये भी बहुत बड़ी बात है। बस शुक्रिया उनकी भी कि मेरी सपोर्ट की उन्होंने भी ना, एयरपोर्ट वाले ने भी। बस यही कि अल्लाह सबको खुश रखे। अभी आपका मायके छोड़ के जा रहे हो जी, कैसे लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। क्या करूं, मेरा बस में नहीं है ना, नहीं तो सभी को यहाँ से लेके चली जाऊं। इनको मैं सबको कह रही हूँ कि मेरे पास लाजमी आओगे, वहीं रहोगे, मेरे साथ रहोगे, इस्लाम कबूल करोगे और मेरे साथ ही रहोगे उधर। अब यहाँ नहीं आओगे। मेरा भाई का इंतज़ार, मेरी भाभी है ये, मेरे भाई का इंतज़ार करेगी। मेरा भाई आएगा ना, भाई से मैंने बात कर ली तो वो भी कह रहे थे कि हाँ मैं लेकर आऊँगा। और मेरी बहन इसने भी बोला बस मेरा ये थोड़ा पासपोर्ट वगैरह में मसला है, ये बन जाएगा, ये भी आ जाएगी। फिर मेरी यही छोटी फैमिली अगर आ जाएंगे फिर मुझे यहाँ की क्या ज़रूरत है? फिर तो मेरे नेपाली उधर है पाकिस्तान में, फिर हम लोग वहीं बैठेंगे। देखते हैं इन फ्यूचर अगर हो गया तो बहुत और भी अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो फिर आपको आने जाने का तो अभी होता रहेगा। नहीं हुआ तो इंशाल्लाह फिर आऊंगी जाऊंगी, फिर मैं अपनी फैमिली के साथ। ये तो होता रहेगा, ये तो आओगी जाओगी। चलता रहेगा ये गाड़ी। अब मैं अपना भाई है, हमारा हीरो है। सब लोग कमेंट में बोल रहा है कि यार पाकिस्तान से ऐसे बंदा आया यार। बहुत आदमी कमेंट में सैल्यूट मार रहा है कि भाई साहब आपने ऐसा काम किया कि अभी के ज़माने में ऐसे बंदे कम ही मात्रा में पाया जाता है, ऐसा बोल के बहुत सारा बहुत लाखों लोगों ने कमेंट किया है। इतने अच्छे बातें किए हैं कि आप खुद भी देख सकते हो कि उस कमेंट में कितने अच्छे दिए, कितना अच्छे बातें हैं, कितने दुआएं हैं। मैं उसी बंदे से जोड़ने जा रहा हूँ। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? आपको भी सलाम। जैसे कि आप पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान से जब नेपाल आया, एक उम्मीद लेके आया था कि इनको परिवार से मिला है ना। अभी परिवार सब कुछ हो गया, अभी वापस जा रहे हो। जिस आने के टाइम पे कैसे महसूस हो रहा था, क्या फीलिंग्स थी, और अभी वापस जा रहे हो तो क्या फीलिंग्स है? देखो सर, आने के टाइम पे तो ये फीलिंग थी कि क्या इसकी फैमिली मुझे मिलेगी, उन तक मैं पहुंच सकूंगा। बहुत कुछ सोच रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा नेपाल, तो कुछ ही समय के लिए होटल पे, अभी आधा घंटा ही हुआ था हम रुके थे जी। तो आपके दिल्ली नेपाल चैनल से आप और दविंदर भाई आ गए। जी हाँ जी। तो आप लोग आ गए और वहीं से हमारा खैर छोटा सा एक प्रोग्राम आपने किया, वो जो आपने सोशल मीडिया, क्योंकि हमको वो जरूरी था ना, क्योंकि हमने बिल्कुल उस टाइम पे देखा, उस टाइम पे सर यहाँ पे हमें देखो सिर्फ 3-4 नाम इनको याद थे ना। वो बोल रहा था लोथर खोला पिपले गाँव, फादर का नाम याद था, उसके बाद सर ये असल में एक ऐसा था ना कि मैंने एक बहुत बड़ी रिस्क ली थी। तो मैंने कहा हो सकता है अल्लाह पाक बेहतर करे, मैं भी हमें मिल जाए। लेकिन इनको एग्जैक्टली अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी इल्म नहीं था कि एक जो बंदा 8 से 9 साल बरस की उम्र में 9 साल का बच्चा अगर वो चला जाए, अब वो ये 52 एज होगी इनकी, ठीक है। इतने बरसों के बाद जो बंदा वापस आए, उसको तो नेपाली का भी पता नहीं है। उसको मतलब यहाँ का सिर्फ कोई 4 नाम जो उसको बचपन में याद थे, घर के फादर, यानी के फादर के, मदर के, सिस्टर के और ब्रदर के और बाकी नाम सिर्फ यानी कि जिस गाँव का नाम पता था कि लोथर खोला पिपले गाँव, और उसका कास्ट क्या है वो भी पता नहीं था, कास्ट भी पता नहीं थी। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था। और मैंने खैर पाकिस्तान में बहुत ट्राई की, वहाँ पे मैंने यानी कि काफ़ी
काफ़ी टाइम वहाँ पे, जिनके 1-2 महीने से मैं ट्राई में रहा हूँ, नेपाल से कॉन्ट्रैक्ट में रहा हूँ, मुख्तलिफ लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करता रहा, लेकिन खैर कोई रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला। फिर आखिर टाइम पे जब आपके दविंदर भाई ने मुझसे कांटेक्ट किया, उनसे मेरा जब सलाम दुआ हुई, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि यार ऐसे तो एग्जैक्टली हमें पता नहीं चलेगा लोथर खोला पीपले गाँव, क्योंकि हम डिफरेंट इलाके में रह रहे हैं, तो अब अंदर के गाँव का इल्म नहीं होता। हाँ, डिस्ट्रिक्ट का पता हो, तो जिला तहसील हो, तो फिर हम कुछ कह सकते हैं कास्ट क्या है। तो ये मैंने कहा यार ये बात तो सही कह रहे हैं। फिर मैंने कहा यार, वो कहने लगे, मैंने कहा क्या करें हम इसका तो वो मुझे कहने लगे दविंदर भाई अगर आप पाकिस्तान से इनको लेके नेपाल आ सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको कल तक इसका जवाब देता हूँ। फिर मैंने रात को इनको बुलाया, वहाँ पे ही मतलब शाम का टाइम था, ऑफिस में अपने बुला के इनसे बातचीत की। इन्होंने कहा भाई सही है, मैं तैयार हूँ, एग्री हूँ जाने के। मैंने कहा पासपोर्ट है, फिर इनका पासपोर्ट का सेटिंग हुई है, वो मतलब सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके वीज़े की अप्लाई की। वीज़ा माशाल्लाह 3-4 दिन में मैंने लगवा लिया। फिर बाकी सारे मामलात क्लियर करके, खैर पाकिस्तान से थोड़ा मुश्किल तो थी मेरे लिए, बहुत बड़ा चैलेंज था वहाँ पे आने के लिए। और फिर फैमिलीज़ वाइज पे भी क्लियर नहीं किया हुआ था मैंने, क्योंकि मैंने कहा अगर क्लियर करेंगे मैं भी यार कोई किस जहन से सोचेगा, कोई किस जहन से सोचेगा। तो ज़ाहिर सी बात है कि लेडीज़ को लेकर ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल है हमारे पाकिस्तान से ना। तो मैं फिर खामोशी से इनको कहा कि आप किसी से कोई बात नहीं करें, हम जब तक वीज़ा फाइनल नहीं होता, टिकट फाइनल नहीं होता, तब तक आप किसी को नहीं। खैर इनकी 1-2 दोस्त थी जो लेडीज़ थी वहाँ पे तो उनसे इनकी सलाम दुआ थी, मेरी उनसे बातचीत होती थी, ताकि यार इनका कुछ 1-2 दोस्त मेरे थे, मैंने उनको एग्री किया हुआ था कि मैं इस तरीके से ये काम कर रहा हूँ। तो कुछ 1-2 दोस्त इन्होंने उनको एग्री किया हुआ था कि मैं इस सिलसिले में अपने माँ बाप को ढूंढने के लिए जा रही हूँ कामरान के साथ। तो फिर खैर उन दोनों दोस्तों ने भी सपोर्ट की हमें, और सपोर्ट उन्होंने की, मेरे 1-2 दोस्तों ने भी मुझे सपोर्ट की, बिलखुसूस मेरी वाइफ ने मुझे बड़ी सपोर्ट की, क्योंकि वो एग्री हुई इस बात पे कि आप इनको लेके जाएं। तो मेरे वाइफ से इनका कॉन्टैक्ट कराया। फिर मैंने आपको बीच में करता हूँ, आपका वाइफ है ना यार, ऐसे वाइफ मिलना आदमी बहुत बहुत नसीब वाला आदमी होना चाहिए। सही कि बात। अभी का जो नेपाल का जो वाइफ है, मेरा भी वाइफ है, मेरा वाइफ, मैं उसको बोलूँगा कि एक लेडीज़ है, उसको इधर दूसरे कंट्री में छोड़ के आना है, ये करके आना है, अगर मैं उसको सुनाऊँ ना तो वो सीधा मना कर देगी। ठीक है, ये नेपाल में है, ऐसा बहुत है, और दूसरे कंट्री में भी होगा, ज़रूर होगा। लेकिन आपका वाइफ ने जो रिस्क उठाया है कि आपका उसका हस्बैंड हो आप, यार एक हमारा दीदी एक लेडीज़ के साथ जाना है, वो भी 2-4 दिन के लिए नहीं, और बहुत दिन है, मैक्सिमम 2 हफ्ते है, और जाके उनका परिवार ढूंढना है, बहुत कुछ काम करना है। तो ये काम के लिए राजी हो गया, ये बहुत ये दिल को छू गया यार। मैं आपको बताऊं सर कि ये सारा क्रेडिट उस वाइफ, मेरी वाइफ को जाता है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट टाइम जब अगर उसने मना कर दिया तो आप नहीं आ सकते ना। अच्छा बीच में मुझे नहीं, बिल्कुल बीच में मुझे प्रॉब्लम भी हुई है, इनको भी पता है। एकदम रात को मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई, और वो तबीयत ऐसी हो गई उनको बैरूनी किसी चीज का साया हो गया ना। तो उस रात को मैं इन्हीं के गाँव, इन्हीं से ही कॉन्टैक्ट हुआ। तो मैंने कहा यार इस तरीके से मेरे भाई का मसला हुआ। फिर रात के तकरीबन 12 बजे के टाइम में उस गाँव में गया, जाके बाइकों को वहाँ पे हमारे जो पीर फकीर थे उनसे दम दरूद करा के वापस लाया। इमरजेंसी में मुझे तकरीबन यानी इनके काम के दौरान मुझे 3-4 एक ऐसे इमरजेंसी काम भी पड़े, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो माइंड था वो इनके काम पे प्रॉपर कंटिन्यूस था। मेरी वाइफ मुझे कह रही थी कि जो यहाँ के मामला थे सारी मैं संभालती हूँ, छोटे भाई को मैं उसको मतलब गाँव तक लेके जाती हूँ, आप बेफिक्र रहें, आप इनका काम नहीं अधूरा छोड़ना। ये मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि आप इनका काम अधूरा नहीं छोड़ना, इनको इनकी मंजिल तक आप कोशिश करके इनको पहुँचाएं। तो जब उन्होंने ये कहा तो मैंने कहा यार देखो जिंदगी का हम सफर जो मुझे इतना कह रहा है, तो फिर मुझे किसी से क्या डरना है या किसी से क्या लेना देना। ठीक है, मैंने इनको कहा कि आप बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, मेरी वाइफ से सबसे पहले मैंने इनको अपनी वाइफ से कॉन्टैक्ट कराया, मिलाया, ताकि यार ये एक लेडीज है, मेरा और इनका मतलब फैमिली मैटर यानी कि नहीं है क्लोज, और वहाँ ये बड़ी चीज़ें होती हैं। तो फिर ये भी ज़हनी तौर पे मुतमईन हुई, मैं भी मुतमईन हुआ, मेरे घर वाले जब मुतमईन हुए, मेरी वाइफ मुतमईन हुई बिलखुसूस। उसके बाद मैंने ये स्टेप उठाया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेप उठाने में बीच में 2-3-4 दिक्कत बहुत सख्त किस्म की आई। मैंने किसी से शेयर नहीं किया, अपने ही मतलब रखा मैंने अपने बीच में ही, और मैं आगे निकलता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं टाइम में वहाँ से जो ना ट्रैवल किया, जब नेपाल तक पहुँचा,
यहाँ पे फिर जैसे दीपेंद्र भाई से नेपाल एयरपोर्ट में उतरा तो कैसे फीलिंग था उस टाइम पे? नहीं, मैं जब शारजा से जब पाकिस्तान से शारजा पहुंचा, शारजा के बाद जब नेपाल के लिए आया ना, मैं बिल्कुल मतलब रिलैक्स हो गया था कि मैंने कहा अब एक कंट्री, जिस कंट्री में मुझे पहुंचना था मैं वहां पे अब पहुंच रहा हूँ। उसके बाद मिलना ना मिलना ये किस्मत की बात है। मैं अपनी तरफ से पूरी कुव्वत लगाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा, नेपाल गवर्नमेंट्स तक जाऊंगा, यानी कि जिधर जिधर नेपाल के अदारे हैं, गवर्नमेंट्स के, जहाँ जहाँ तक मीडिया है, मैं सब जगह तक यानी कि अपनी मतलब कोशिश करूंगा कि भरपूर के इनकी फैमिली का कोई एक मेंबर मुझे मिल जाए। मैं अपनी तरफ से ये सोच के आया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब यहाँ पहुंचा तो अल्लाह पाक ने साथ दिया और बहुत सारे लोगों ने साथ दिया। बिलखसूस आपने जैसे आपके चैनल ने मेरा साथ दिया। दविंदर भाई आप लोग सुबह आ गए मेरे पास और आप लोगों ने मेरा इनका इंटरव्यूज लेके आपने यूट्यूब चैनल पे चलाया। वहां से आपके पूरे नेपाल से जो ना जो हमें सपोर्ट मिली, जो कि हम जब हम गाड़ी पे यहाँ से सफर कर रहे थे तो कितनी कॉलें आ रही थी और पूरा गाड़ी हमारे मतलब इस तफकीर में अपनी अपनी जगह पे कांटेक्ट करना शुरू हो गए थे कि यार इनका कौन सा नाम है, क्या नाम था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत यानी कि कम समय और कम टाइम में हम इनकी फैमिली को ट्रेस करने में कामयाब हुए, जो कि ये मुमकिन नहीं था, नामुमकिन था। क्योंकि मुमकिन वो होता है सर कि जो एक इंसान होशो आवाज में वो 14-15 साल का मैच्योर हो या 15-16 साल का बंदा जाके मैच्योर होता है। एक 8-9 साल की बच्ची वो मैच्योर भी नहीं थी उस टाइम, उसको क्या पता और उसकी जिंदगी के किस किस मंजिल पे, किस किस जगहों पे उसने कैसा कैसा वक्त काटा होगा, कैसे कैसे बाजारों से वो गुजरी होगी। सो फ्यूचर अल्लाह पाक ने इसको बाहिफाजत एक अच्छी जगह पे एक मुस्लिम कंट्रीज, एक मुस्लिम इंसान के साथ इनको जोड़ा। जब उन्होंने अरबी ने इनको लेके गए, फिर इनसे इजाज़त ली और इनको इस्लाम कबूल कराया। फिर उन्होंने इनके साथ कुछ 15-16 साल टाइम गुजारा। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान में हस्बैंड मिले वो भी बहुत अच्छे, लेकिन वक्ती मैं उनको बता नहीं सकता था कि क्या ज़रा तो उनकी वाइफ है, इनके बच्चे, तो वो वक्ती इस चीज़ को गलत सोचेंगे। तो मैं इस वजह से उसकी फैमिली से भी माजरत हुआ हूँ कि मैं अब तो खैर माशाल्लाह साहब को पता चल चुका है, लेकिन उस टाइम मैं नहीं बताया था। मैंने इनको भी बताया कि देखिए ये चीज़ हम करेंगे, ये लोग इस चीज़ पे एग्री नहीं होंगे, ठीक है। हमारा माशरे में वहाँ पे इस चीज़ को बहुत गलत समझा जाता है पाकिस्तान में, खास बिलखसूस लेडीज़ के लिए। अगर कोई अब ये कब से रह रही थी इस चीज़ का मुझे मालूम नहीं था। जब लास्ट टाइम इन्होंने 3 मंथ पहले मुझे जब क्लियर किया कि यार मैं इस तरीके से नेपाल में, फिर इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बयान की ना, तो जब उस टाइम के लिए मैं कुछ टाइम के लिए खामोश हो गया। मैंने कहा यार ये क्या है, ये इस तरह से अपने माँ बाप का पता नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो एक लावारिस है और इनके बच्चे भी हैं, लेकिन ये रोज मतलब अपने आप को जिंदा करती है, रोज अपने आप को मारती है। तो मैंने कहा कि यार मैं फिर जाके अपने घर वालों से डिस्कस किया, फैमिली से डिस्कस किया। फिर ऐसे करते करते अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जज्बात बढ़े और हम इस काम में मतलब मैंने किसी वाहिद शख्स की भी सपोर्ट नहीं ली इस काम में, और अल्लाह पाक ने मेरी सपोर्ट की है, ठीक है, और मैं कामयाब हो गया हूँ। अब आज आप लोगों के साथ हूँ। इनकी फैमिलीज है, ये इनकी सिस्टर है, ये इनकी भाभी है, ये इनकी बांजी है, ठीक है, और फादर भी इनके इधर ही है। तो ये पूरी फैमिली मिल गई। एक बस सिर्फ जो मेरे लिए है कि वो अगर इनकी 3 साल की पहले मुझे मिलती ना तो मैं लेके आता, इनकी मदर इनको मिल जाती। वो भी हम जब वहाँ से इनके गांव से लोतर खोला से जब निकले गाड़ी पे, तो यकीन करें रास्ते में इनकी भाभी ने ये बोला कि यहाँ पे आपकी जो ना माम की यहाँ पे कब्र है। वो क्योंकि क्रिश्चियन हो चुकी थी वो, ठीक है, पहले वो हिंदू थी, फिर बाद में वो क्रिश्चियन हो गई थी। तो क्रिश्चियन की उनको वहाँ पे तफनीन किया गया था, दफनाया हुआ था जंगल में। तो इन्होंने कहा था, मैंने कहा यार अब ये गाड़ी वाला रोकेगा नहीं, वरना मैं आपको कब्र, अपनी माँ की कब्र पे भी आपको लेके जाऊँ। तो खैर टाइम कम था। फिर हमने आपको पता कि कोरोना का कुछ यहाँ नेपाल में अब लॉकडाउन लग रहा था, इस वजह से मैं सोच रहा था, फिर मैं जल्दी से इनके गांव से निकलना पड़ा मुझे, क्योंकि यहाँ पे आना ज़रूरी था। तो आज माशाल्लाह आपके तावन के साथ हम जो कोरोना टेस्ट करके आए, कल इंशाल्लाह हमें रिपोर्ट मिलेगी, इंशाल्लाह अच्छी खुशखबरी होगी। तो 30 तारीख को हम सुबह 7:15 पे फ्लाई करेंगे यहाँ से पाकिस्तान के लिए। तो बाकी आप बिल्कुल जितने भी नेपाल छोड़ने के टाइम पे कैसे फीलिंग्स? नेपाल छोड़ने के टाइम पे इंशाल्लाह मैं तो नेपाल को कभी भूलूंगा ही नहीं और बहुत मिस करता रहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत प्यार है और जितने भी नेपाल के लोग हैं जिन तावन किया, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और सबके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आजकल हमारा रमज़ान चल रहा है, ठीक है, और मुझे रमज़ान का यहाँ पे कुछ थोड़ी सी दिक्कत होती रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक वो बेहतर करता है जो भी करता है।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हम पाकिस्तान जाके अपने रमज़ान को कंप्लीट करेंगे और ईद करेंगे। और ये बस अल्लाह पाक ने इस पाक माह रमज़ान के महीने में लोग हज करने जाते हैं, लेकिन मैं उम्रा करने जाते हैं, हम लोग यहाँ पे आए। हम तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी, मेरे लिए सआदत का दिन ना समझो कि मैं यहाँ पे आया हूँ और अपने आप को मतलब प्राउडफुल यानी कि अपने आप को समझता हूँ। और हम इधर आपसे ये लास्ट मुलाकात है आपसे। पता नहीं इन फ्यूचर अगर मैं पाकिस्तान आऊँ तो आपसे मिलूँ, ये ऊपर वाला का हाथ में है, अगर दोबारा मिल पाए तो और भी अच्छा है। ठीक है, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आपसे आज लास्ट आपसे मिल रहा हूँ, और पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा, वो तो देखा जाएगा बाद में। लेकिन दुख इतना हो रहा है कि आपसे मैं इसी टाइम मेरे लिए आपसे लास्ट मुलाकात है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सर आपके क्या साथ करें यार, लाइफ है। पीरियड एक्सपीरियंस 17-18 दिन का नेपाल में रहा, तो जैसे होता है एक इंसान को एक फील होता है दूसरे इंसान से जो, तो बाकी हम भी आपको इसी तरीके से फील कर रहे हैं। और हमारा भी दिल नहीं करता कि हम आपको छोड़ के जाएं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारी फैमिलीज वहाँ पे, हमारी वो कंट्रीज़ है। और दूसरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमारे लिए बहुत अजीम है, वो बहुत प्यारा मुल्क है हमारा। आप आइएगा वहाँ पे पाकिस्तान में विजिट करें, आप पाकिस्तानियों को देखें, वहाँ का कल्चर देखें, वहाँ की मोहब्बत देखें। आप वहाँ पे आप टूरिज्म के हवाले से आएँ, आप विजिट करें, आप देखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अपने आप को हैप्पी समझेंगे। और इंशाल्लाह मौका मिलेगा, हम आप लोगों से, बहुत सारे लोगों से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ज़रूर पाकिस्तान आप लोग आएंगे, मैं आपके साथ रहूँगा, वहाँ आपको घुमाऊँगा जहाँ तक आप जो मेन जगह। तो इंशाल्लाह हमारा नेपाल में भी अब कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अब आप लोगों से मेरा सलाम दुआ होगी, सबके साथ आना जाना रहेगा इंशाल्लाह। जब कभी ज़िंदगी रही तो हम फिर दोबारा आएंगे नेपाल में, फैमिली के साथ आएंगे। तो बाकी आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और बिलखसूस जो आपके चैनल के साथ जितने लोगों ने इस चैनल को देखा, इसकी सपोर्ट की, उन तमाम नेपाल के एवरीथिंग जितनी कंट्रीज़ के लोग हैं इस चैनल के साथ, उन सबका शुक्रगुजार हूँ। और उन सबको मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन सब की जिन्हें जो नेक तमन्ना है वो पूरी हो, और ये सब खुशहाल रहें। अभी दोनों हंस रहे हैं, अभी दो दिन के बाद रोएंगी, मुझे पता है। कल का दिन है, और कल के दिन के बाद ये काफ़ी नर्वस हो चुकी हैं अब। ठीक है, अब इनका दिल भी धड़क रहा है, क्योंकि वो तो हम महसूस कर रहे हैं, हमारे साथ ही हैं। तो अल्लाह पाक बस इनको ये खुश नसीब है कि इस वक्त ये अपनी फैमिलीज़ में है। और हम कहते हैं कि ये जितना टाइम भी है अपनी फैमिलीज़ के साथ, मैंने इनको पूरा, हम लोगों ने टाइम दिया कि ये 17-18 दिन ये अपनी फैमिलीज़ के साथ ही रहे। बाकी कोरोना का मसला था, वरना नेपाल हम काफ़ी घूमते, लेकिन वो थोड़ा सा प्रॉब्लम थी हमारे लिए, तो हम इतना ज़्यादा घूम नहीं सके। फिर भी हम माशाल्लाह काफ़ी जगहों पे विजिट किया। दर्शकबिन उहाँ नै हो हाम्रो पाकिस्तानबाट आउनुभएको पाहुना, सायद उहाँ नभइदिएको भए हाम्रो पाकिस्तानमा हुनुभएको चेली सायद नेपाल फर्किने सम्भव थिएन होला। उहाँले नै गर्दाखेरि आज हाम्रो पाकिस्तानबाट चेली नेपाल आएर आफ्नो परिवारसँग भेटेर राम्रोसँगले फेरि उहाँ पाकिस्तान जाँदै हुनुहुन्छ। किन जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले भनिसक्नु भएको छ, र पछि फेरि आउने जाने क्रम अब उहाँको हुन्छ भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो जन्मदर्ता पनि बनाउनु भएको छ, बर्थ सर्टिफिकेट नेपालीमा पनि इङ्ग्लिसमा पनि, र हाम्रो वडा कार्यालयबाट चाहिँ त्यो जन्मदर्ता देखाइसके पछाडि उहाँलाई चाहिँ आउन जानको लागि समस्या पर्दैन। त्यस्तो भिसा पर्छ, तर अब होटल बुकिङ गरिराख्नु पर्ने त्यस्तो खालको झन्झटहरू पर्दैन भनेर प्रष्टै भनिसक्नु भएको छ। जी आपसे तो अभी लास्ट मुलाकात है, मैंने आपने अभी क्या कहा पता है, मैंने कहा कि ये एक ही बंदा है कि अगर ये बंदा नहीं होते तो हमारा जो दीदी है वो नेपाल कभी वापस, ये पॉसिबल नहीं था, वो वापस आने का पॉसिबल नहीं था। मैंने यही बोल रहा ये उम्मीद तो तोड़ के बैठी हुई थी ना। मैंने जब लास्ट टाइम इनसे पूछा कि अगर मैं आपको फैमिली तक मिला लूं तो आप क्या कहेंगी, तो ये मुझे कहने लगे यार ये नामुमकिन है। मैंने बहुत ट्राई किए हैं, मेरे पास पैसे भी थे, सब कुछ था, लेकिन मैं वहाँ तक यानी कि नहीं जा सकी। और मुझे किसी किस्म की कोई नहीं है, मैंने बहुत सपोर्ट मांगी है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आया, मैं एग्री नहीं हुई उस रास्ते पे। सच बात तो ये है कि अगर आप नहीं होते तो इनको भाई इनके नसीब में था, देखें इनके नसीब में था, मुझे आना था। और इन्होंने देखो मेरा प्रॉपर्टी का वहाँ पे काम है ऑफिस में, तो ये यानी कि एक फ्लैट के सिलसिले में मेरे पास आई,
तो वहाँ से ये तकरीबन फ्लैट्स के बाद कुछ यानी कि कोई किराया देने के लेन देन के चक्कर में फिर वापस मालिक मकान से बैठने, उस टाइम मेरी इनसे गुफ्तगू हुई तो इन्होंने खुल के 1-2-4 बातें की। तो वहाँ पे फिर मेरा इनसे सलाम दुआ हुई, फिर मैंने इनसे पूछा, इन्होंने पूरी मुझे डिटेल वहाँ पे दी। और वहाँ पे जब इन्होंने डिटेल दी, मैंने उसके ठीक 3 दिन के अंदर ट्रेसिंग करना शुरू कर दिया नेपाल के अंदर। और मैंने इनसे पूछा कि अगर आपको मैं नेपाल लेके जाऊँ, आपके वालिदैन को मैं ढूंढूं, क्या ये आप एग्री इस बात पे, आप खुश हैं? ये कहने लगे ये मैंने अपनी उम्मीद कई बार तोड़ चुकी हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे मिले। याद है इनसे जब मिले हैं तो आपने जो सारा डिटेल्स आपने बता दिए थे, अपना हिस्ट्री बता दिए थे, आपने कभी सोचा था कि मैं नेपाल कभी एक बार जाऊंगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था। क्या समझ के आपने सब कुछ बता दिया था भाई? मैंने इसको नहीं बताया था, वो मेरी दोस्त आई थी ना, उसको सारी हकीकत मैंने बताई हुई थी पहले ही। तो ये भी आ गया इत्तेफाक से, वो मेरी दोस्त भी आ गई। इसको मैंने बोला चलो कामरान आप आए हो, चाय पी के जाओ, मेरी दोस्त भी आई है, उससे मिलाती हूँ। बस वो आई तो उसने सारी हकीकत इनको बता दी कि ये है मसला है। उसके बाद में फिर ये सोचने बैठ गए ना, क्या है, क्या मसला है, ये हकीकत है तो आप जाना चाहती हो, मुझे पूछ रहे। मैंने बोला देखो ये ख्वाब मैं देखना छोड़ दिए मैंने, ये सपने बुनने छोड़ दिया। कहीं नहीं बोला है कि चलते कि नहीं, ये वो हर चीज यानी पैसे आ चुके, हर चीज आया ना, लेकिन मैं आपको जब जिस टाइम पे आपने वो हमारा जो कमरान भाई ने बोला कि चलो नेपाल चलते हैं, कल चलते हैं, टिकट सब कुछ हो गया, चलते हैं, जैसे ये बोल के आया था ना आपके पास, उस टाइम पे कैसा लग रहा था? एक शॉक जैसा नहीं? हाँ एकदम से मैं चौंक गई ना, मेरे को ये मुझे मजाक कर रहा है, मुझे कह रहा है। बहुत सारे दोस्त इनको ये कह रही थी ये आपको नहीं लेके जाएगा, ये मजाक कर रहा है। और इनका काम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 20 से 25 दिन के अंदर पूरी चीजें कंप्लीट कर चुका था। और मैंने जब इनको पासपोर्ट दिया ना, टिकट वगैरह वीजा वगैरह लगा के आके फिर मुझे कह रहा है कि आपका काम नहीं हुआ, वीजा नहीं लगा ना। मैं एकदम से चुप करके बैठ गई। मैंने बोला ये मेरा नसीब ना, फिर नहीं जा सकी मैं, ये वो। फिर मेरे सामने ला के रख दिया है ना, ये आपका वीजा है। फिर मैं बिल्कुल देखते रह गए, खुशी से पागल हो गया उस टाइम में तो। मुझे इतनी खुशी हुई ना, यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे यहाँ पहुँचते भी नहीं यकीन आया कि मैं पहुँच गई हूँ। अच्छा उस दौरान में जब हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे तो ऊपर से जहाज गुजरा ना, तो ये मुझे कहने लगी, मगरिब का टाइम था, वहीं बैठे हुए थे हम लोग, तो ये टिकट के सिलसिले में बात हो रही थी। तो पाकिस्तान के ऊपर से जहाज गुजरा तो ये मुझे कहने लगी यार क्या मैं इस पे भी बैठूंगी? मैंने इनको बोला कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक चाहे तो हम 15 से 20 दिन में इस जहाज पे ही बैठेंगे। हम ये जो ऊपर से गुजर रहा है ना, इसी में बैठेंगे। ऐसा ही था, ऐसे ही बोला है ना। फिर मैंने बोला नामुमकिन, मजाक नहीं किया करो, झूठ बोल रहे हो, दिल रख रहे है ना। मैं ये कह रही हूँ कि दिल रख रहे हैं। अब मुझे नहीं पता था, मुझे सचमुच ही लेकर आएगा। लेकिन आप तो आ गए हो ना। हाँ अब तो लेके आया ना, जैसे हाँ लेकर आ गया है। बहुत इसकी भी बहुत शुक्रिया करूँ, क्या शुक्रिया करूँ ना। मुझे इतनी खुशी दी अल्लाह, इसको बहुत बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। हाँ ना, यही दुआ देती। अगर वो नहीं होते तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता। बस अगर इनके जैसे बंदा आज से 2-4 साल आगे मिलता, हाँ, तो आप माँ से भी मिल सकते थे। माँ से भी मिल सकते, थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन यही दुख हुआ है ना कि माँ से नहीं मिल सकी मैं। बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी माँ को। दुआ करना उसके लिए भी। हमारी पूरी कोशिश थी कि इनकी माँ की कब्र पे जाएंगे, लेकिन बस वो एकदम इमरजेंसी वहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि ये लॉकडाउन का जो चक्कर चल रहा था ना, तो मैं इस वजह से थोड़ा सा घबरा गया था कि मैंने कहा यार जैसे अभी हम सिटी में नहीं है, खटमंडू सिटी में होंगे तो चलो सिटी में ये है कि एयरपोर्ट करीब है, मेडिकल वगैरह हम लोग कर सकते हैं। ये इनकी भाभी थी, मैं इनको भी कह रहा था कि आप जितना जल्दी चाहें ना, अब हम लोग खटमंडू पहुँचे। अगर हमें मतलब टाइम फुल मिलता, ये कोरोना का सिस्टम नहीं चलता ना, तो हम तकरीबन 1 दिन छोड़ के वहाँ से आते, 2 दिन छोड़ के आते। अब तक हम इनके घर भाई गाँव जहाँ पे इनका घर है फादर का, वहीं बैठे होते। मैं भी यही चाह रहा था कि जितना टाइम इनको मिल सकता है यहाँ पे दें। फिर दूसरा जो वीज़ा लिया था मैंने, वो तकरीबन वीज़ा 30 दिन का था। तो टिकट जो मुझे मिला था उसकी डेट जो टाइमिंग एडजस्ट करके वो तकरीबन 18 दिन मेरे पास बकाया थे। यानी वैसे तो 19-20 दिन थे, लेकिन 18 दिन एग्जैक्टली हमें जो बाकी सफ़र के काट के 18 दिन थे। तो मेरी पूरी यही कोशिश थी कि ये 18 दिन जो ना ये अपनी फैमिलीज़ के अंदर ही गुजारें, ठीक है। तो
तो और अल्हम्दुलिल्लाह 1-2-3 दिन बीच में से शार्ट हुए, एक आध दिन आपके साथ शार्ट हुआ था, फिर एक दूसरा, तो बाकी तकरीबन 16-17 दिन समझो इनकी फैमिलीज के साथ ही पूरे इनके गुजर गए। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमें यहाँ आके 1 हफ्ता 2 हफ्ता में तो ये सोच रहे हैं कि ये 18 दिन हम इनको ढूंढेंगे ही, नेपाल के अंदर किस किस गली में, किस कोने में, किस मोहल्ले में, किस किस जगह पे, हर एक दफ्तर को टच करेंगे, पुलिस स्टेशन तक जाएंगे, जहाँ जहाँ तक मैं ना पूरा जहन था कि नेपाल गवर्नमेंट के हर एक अदारे में जाऊंगा और हर एक जगह पे इनकी डिटेल पूरी लूंगा कि आया इनकी ये फादर का नाम था, ये पिपले गांव, यानी कि जहाँ तक मुझे हो सके हम करेंगे। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ऐसा किया कि जितना अरसा ये फैमिली से दूर रही उतना ही ईजी ये अपनी फैमिली से मिली। इनको ये तसव्वुर नहीं कर रही है कि ये सोच भी रही है कि मैं 40 वर्ष से कोशिश कर रही हूँ, मैं फैमिली से नहीं मिली, और ये पल सेकंड में, पल झपक में ये 15 दिन में अपनी फैमिली के पास बैठ गई। 40-45 वर्ष, मेरी उम्र 30 साल है, मेरी उम्र 30 साल है। ढूंढना पड़ा? हाँ, इतना ढूंढना नहीं पड़ा? इतना ढूंढना नहीं पड़ा जितना सोच के आई थी कि पता नहीं यहाँ ढूंढेंगे, पता नहीं इलाका चेंज हो गया, फलाना चेंज तो सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी शुक्र है अल्लाह का, आप लोगों की मदद से। और वो सुनीता है लोतर खोला में, माशाल्लाह उसकी मदद से, लेकिन आप लोगों ने इतना जानी के वो कर दिया ना, एकदम से मुझे हर चीज मिल गया है ना। मिल गया। हाँ, आप लोगों ने बहुत साथ दिया मेरी, बस आप लोग बस अल्लाह आबाद रखे, हम तो यही दुआ ही करते हैं आप लोगों के लिए। बाकी हम हमारी दुआ है कि जिस तरीके से आप माशाल्लाह का वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं चैनल के ऊपर, और ये बहुत अच्छा काम है आपका और बहुत अच्छे काम में आप हैं माशाल्लाह। आपने हमारी पूरी सपोर्ट की। मज़े की बात यह कि आपने हमें एक्सपेंसेस नहीं होने दिए फर्स्ट टाइम, ये बड़ी बात है कि आपने यहाँ पे 3-4 दिन हमारे साथ जो भी हम टाइम लगा वो सारा आपने अफोर्ड किया यहाँ पे। लेकिन मैं भी नहीं चाह रहा था कि आप ये करें, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया, आपने मुझे टाइम नहीं दिया। मैं यही चाह रहा था कि मैं किसी को दूसरे में जाऊं नेपाल में, मैं किसी एक वाइस शख्स को भी यानी कि तकलीफ नहीं दूं, मैं अपने जहन से ये सोच के आया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जब पहुँचने के बाद आप लोगों का जो प्यार था, जो तावन था, ये मेरे लिए बहुत बड़ा था, यानी कि अहमियत रखता है। लेकिन आपने जो काम किया हमारा जो दीदी को लेके आए, वो तो बाकी मैं आपके उसके हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। यूट्यूब के चैनल के हवाले से मैं तमाम जितने भी आपके लोग आपके साथ इस चैनल के साथ वाबस्ता हैं, जो जॉइंट हैं, मैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम भाइयों बहनों, जितने बच्चे जो भी हैं, जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी को भी, किसी लेडीज़ को, किसी बच्चे को, किसी बूढ़े को, कोई अपने एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई उस वक्त उस ज़माने में चला गया हो गुर्बत के में, तो उनकी देख के उनको उनके घर तक, उनकी फैमिली तक पहुँचाने की कोशिश करें। ताकि ये देखो, फैमिली से दूर इंसान जो होता है ना, वो जिंदा होता है लेकिन दिखता जिंदा है, लेकिन वो अंदर से मरा होता है। ठीक है, मुझे पता है ये आज फैमिली के बीच में बैठी हुई है, ये कितना जिंदा है और कितने अपने आप को हैप्पी महसूस करती हैं। तो जो इस तरीके से जितने भी लोग हैं, मैं उन सबसे यही जो ना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ जहाँ पे भी हो कोई ऐसी प्रॉब्लम, आप उसके काम आएँ और उसका साथ दें। जहाँ जहाँ कोई यूट्यूब के चैनल के लोग जो वर्किंग कर रहे हैं उनका साथ दें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे जितना भी ये चैनल देखा जाए उतने लोग, ताकि वो किसी के काम आ सके। तो हमारी यही गुजारिश है सबसे। सो मच भैया, आपने इतना कह दिया, इतना बड़ी बात कह दिया, और आपने तो जो काम किया उससे ये उसके हिसाब से तो ये काम कुछ भी नहीं है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। फिर से आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया, धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे तरफ से और मेरे सारे नेपालियों की तरफ से। जो पाकिस्तान में अगर ये वीडियो देख रहे हो तो सारे पाकिस्तानी भाइयों को मैं इधर से सलाम करना चाहता हूँ। पाकिस्तान बहुत अच्छा कंट्री है और लोग बहुत प्यारे हैं। मुझे पता है कि मेरे साथ बहुत दोस्त हैं पाकिस्तान का, आपके साथ वीडियो कॉल भी एक बार किया था। जी हाँ, उनके साथ मैं 5-6 साल एक साथ में काम किया हूँ, और उन लोगों को यार, उन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। उन लोग जैसे बिरयानी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, जी बहुत माशाल्लाह। पाकिस्तान में बहुत डिशें, आप आए, आपको पाकिस्तान की डिशें खिलाते हैं बहुत। और आपको ये अंतिम मुलाकात है, मिलते हैं, अगर ऊपर वाला ने साथ दिया तो कभी मिलते हैं इंशाल्लाह, ज़रूर अगर आप आएंगे। इधर उधर काम करते करते अगर कहीं ऊपर वाला ने जल्दी बुला लिया तो फिर क्या करें, है ना भाई, ये नसीब की बात है। देखो, ये इसका कोई पता नहीं है, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, ज़िंदगी कहाँ ख़त्म हो जाए, लेकिन जितना हो सके उतना अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। इस ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। मैं एंड करता हूँ।
दर्शकबिन यो एउटा एकदमै दुःखद इन्टरभ्यू भन्दा पनि एकदमै कस्तो न्यास्रो लागिरहेको छ मलाई पनि उहाँहरूसँग यो अन्तिम अन्तर्वार्ता अन्तिम भेट अब पछि जिन्दगीमा लाइफमा सायद भेट होला नहोला भगवानले साथ दिए सायद दोबारा फेरि भेट गरौँला मिलन गरौँला नभए यतिकै मरेर पनि जान सकिन्छ एकदमै दुःख लागिरहेको छ जुन हाम्रो पाकिस्तानबाट आउनुभएको पाहुना हुनुहुन्छ उहाँले हाम्रो चेलीलाई नेपालसम्म ल्याइदिनु भयो सायद उहाँ नभइदिएको भए उहाँले आफ्नो परिवार आफ्नो घर परिवार उहाँको बुवाहरूलाई भेट्न सक्नुहुन्न थियो उहाँले एकदमै ठुलो काम गर्नुभएको छ एउटा भगवान सरह मान्छेसँग मैले आज अन्तर्वार्ता लिनु पाउनु नै मेरो भाग्यको कुरा हो आज यसै यो भन्दै यो एउटा एकदमै मलाई कस्तो न्यास्रो लाग्यो बोल्न पनि अलि मन परेको छैन किनभने अलिकति उहाँहरूले जुन बेला उहाँ आउनुभयो एकदमै खुसी थिएँ जुन बेला उहाँको परिवारलाई भेटाइदिए झन् धेरै खुसी भएको थिएँ अब उहाँहरू नैसँग बिदा हुँदै गर्दाखेरि एकदमै मलाई चाहिँ मन दुखेर आयो एउटा दुःख लागेर आउँदो रहेछ यति भन्दै म खेमराज देवान आजको यस बसाइबाट बिदा हुन चाहेँ हस्ता नमस्ते